Hello everyone, welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. So, in the previous video, we discussed about bank reconciliation statement, and today we are going to continue the same topic, the same chapter, but the pattern and style would be different this time. तो देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की कि अगर हमें डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है तो हम इस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और उसके बाद हमने बात की कि अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। हमने इस बात को डिस्कस किया कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है और इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक भी हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो हमारा आंसर पासबुक की क्रेडिट बैलेंस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा 100% केसेस में नहीं होता। कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के ही इक्वल आता है या डेबिट बैलेंस कैश बुक का रिजल्ट देता है पासबुक के डेबिट बैलेंस में। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने दोनों केसेस लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर हमें गिवन है तो हमें क्या करना है, तो उस बात को हम आज समझते हैं। देखिए, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हम प्रोफार्मा यहाँ पर बना लेंगे और प्रोफार्मा के बारे में हम सारी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पर एक एज्यूम्ड बेसिस पर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली है, मान लीजिए 2019 पीरियड के लिए, और अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे बुक्स पर किस तरीके से रहेगा। देखिए, मान लीजिए मैंने ये कॉलम माइनस की वैल्यू के लिए लिया है, माइनस आइटम्स, और ये कॉलम हमने प्लस के आइटम्स के लिए लिया है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये गिवन है कि एक फर्म जिसके हम बीआरएस बना रहे हैं उसके अंदर हमें एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस गिवन है। और जब आपको डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का तो यानी कि जितना बैलेंस दिया है वो आपकी माइनस के आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस के आइटम ले लेता हूँ। मान लीजिए 16500 मुझे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिख दूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। उसके बाद मान लीजिए वो हमें कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब फर्म चेक इशू करेगी, चेक इशू करते ही कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, जैसी चेक इशू हुआ कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। आज से पहली जितनी वीडियो आपने इस चैप्टर की देखी हैं वहां पर हमारा बैलेंस कैश बुक का ही गिवन होता था। तो मैं क्या करता था, जब कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस होता था और वो प्रेजेंट नहीं किया जाता था तो इसको वापस बढ़ा दिया जाता था, यानी इसको प्लस कर दिया जाता था। पर क्योंकि मेरे पास बैलेंस गिवन है पासबुक का
और पासबुक में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पासबुक के बैलेंस को भी उतने ही अमाउंट से रिड्यूस कर दूंगा, यानी माइनस कॉलम में हम इस वैल्यू को यहां रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट हमने यहां पर कवर किया कि जब फर्म चेक इशू कर देती है, चेक इशूड, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंटेड। जब आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो उसको मैंने माइनस में ले लिया है। उसके बाद मान लीजिए मुझे गिवन है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। जैसे फर्म बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट करती है, फर्म ये मान लेती है कि पेमेंट आ ही जाएगी, तो कैश बुक में उसी वक्त रिकॉर्ड करके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये जो चेक डिपॉजिट हुआ था ये अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया है, पासबुक के अंदर अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि ये कलेक्ट नहीं हुआ है। अगर कलेक्ट हो जाता तो डिफरेंस नहीं आना था इस पॉइंट से, लेकिन क्योंकि ये कलेक्ट नहीं हुआ है तो मैं अपनी पासबुक के अंदर क्या करूंगा, इस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा ताकि हमारा टोटल मैच कर सके। तो मैं यहाँ पर प्लस कॉलम के अंदर 10,500 रुपीज को ऐड कर दूंगा और पर्टिकुलर्स के कॉलम में अंदर हम लिख देंगे कि हमने चेक को डिपॉजिट तो किया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाया। ये चेक जो डिपॉजिट हुआ इसको कलेक्ट नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। हमने कैश बुक के अंदर चेक रिकॉर्ड कर लिया। हमें गिवन है दैट चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी जब आपने चेक रिकॉर्ड किया तो दोबारा से कैश बुक का इसी तरीके से बैलेंस बढ़ा दिया गया, लेकिन वो बैंक में अभी कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है, फर्म के पास रिटेन्ड है। तो जब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और आपको क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आप क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे। 2,000 रुपी मैं यहाँ पर प्लस कॉलम के अंदर नोट कर दूंगा और यहाँ पर पर्टिकुलर्स के अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने चेक रिकॉर्ड तो कर लिया था कैश बुक के अंदर, लेकिन उसको सेंड नहीं किया गया, बैंक में हमने उसको कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है, तो इस कारण से ये ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद हमें गिवन है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक। हमने कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव की वो सीधा बैंक के अंदर क्रेडिट कर दिया गया है, कस्टमर ने डायरेक्ट वहीं डिपॉजिट करा दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है और डायरेक्ट डिपॉजिट होने के कारण पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया है। तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा, मेरे पास और कोई अल्टरनेट यहाँ पर गिवन है नहीं, तो मैं इस केस में क्या करूंगा, पासबुक का ही बैलेंस बढ़ा है और पासबुक का ही बैलेंस मुझे गिवन है, तो मुझे इस बैलेंस को रिड्यूस करना होगा ताकि मेरा कैश बुक और पासबुक का टोटल मैच कर जाए और मैं इस अमाउंट को माइनस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया 3,500 माइनस कॉलम के अंदर और आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे पेमेंट रिसीव्ड डायरेक्टली। जो हमने पेमेंट रिसीव की वो बैंक के अंदर डायरेक्टली रिसीव हो गई, इस कारण से मुझे ये ट्रीटमेंट करना पड़ा। उसके बाद हमें दिया है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। अब इस केस में क्या होगा, पासबुक के अंदर कुछ एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस के नाम से लगा दिए गए हैं, तो मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। पासबुक का बैलेंस कम हुआ है और क्वेश्चन में पासबुक का ही बैलेंस मुझे गिवन है, तो अल्टीमेटली मुझे इस बैलेंस को यहाँ पर बढ़ाना होगा और मैं यहाँ पर
नेक्स्ट अमाउंट प्लस कॉलम के अंदर लिख के पर्टिकुलर्स के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक में ये एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो गए, जिसके कारण से हमें अपने बीआरएस के अंदर इसको ऐड करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का पे किया गया बैंक अकाउंट से। इट वॉज द स्टैंडिंग एडवाइस ऑफ द फर्म टू पे द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस उतने ही अमाउंट से घट गया होगा जितने अमाउंट से लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हमने यहाँ पे किया है, उतने अमाउंट से हमारा पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जितना बैलेंस यहाँ रिड्यूस हुआ है इतने ही अमाउंट को आप यहाँ पर प्लस के कॉलम के अंदर नोट कर देंगे और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर आप मेंशन कर देंगे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट डायरेक्टली कर दी थी, डायरेक्टली बाय बैंक इट वाज पेड। तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ, इस कारण मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ा और ऐड बैक करने से हमारा टोटल मैच हो जाएगा। इसी तरीके से एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है कि एक बिल जिसको डिस्काउंट कराया गया था प्रीवियस मंथ में, हम बात कर रहे हैं यहाँ दिसंबर के लिए, मान लीजिए नवंबर में हमने उसको डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो डिस्काउंट कराने के बाद वो डिसऑनर हो गया है हमारे दिसंबर मंथ के अंदर, जिसके हम बीआरएस बना रहे हैं वो डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस भी पे हो गए हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, आपने जब इसको डिस्काउंट कराया था तो आपके पास फर्म के पास पैसा आ गया था और उससे क्या इम्पैक्ट आया था, आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। और अब 100 रुपी बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, यानी कि मेरे बैंक से तो 100 रुपीज रिड्यूस हो गए हैं और कैश बुक में मान लीजिए 3000 रुपीज इंक्रीज हो गए हैं। तो अल्टीमेटली अब क्या इम्पैक्ट आया कि कैश बुक 3000 रुपीज से इंक्रीज हो गई और पासबुक का बैलेंस 100 रुपीज से डिक्रीज हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इन दोनों को ऐड करके यानी 3100 3100 को ऐड कर देता हूं, पासबुक में बढ़ा देता हूं, तब 3000 रुपये जो कैश बुक का ज्यादा था वो पासबुक में इंक्रीज होने से बराबर हो जाएगा और जो 100 रुपया पासबुक का घट गया था वो हमने ऐड कर दिया है, तो इसका सारा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, 3100 प्लस के कॉलम में लिखना होगा और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में इसका मेंशन करना होगा कि ये डिसऑनर्ड बिल था जिसके अंदर हमने नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। अब मुझे दोबारा क्या करना है, मान लीजिए इतना ही हमें गिवन है तो मैं यहाँ इसका टोटल करूंगा। टोटल करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है वो वैल्यू 17780 टोटल उसका आएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसका भी टोटल करता हूँ तो इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 28750, यानी जो डिफरेंस है मेरा 10970, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा यहाँ पर, इसको कहेंगे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। देखिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर प्लस का टोटल माइनस के टोटल से कम है, यानी माइनस का टोटल ज्यादा बनता है, इतने अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब
अनफेवरेबल का आंसर अनफेवरेबल में आ गया। लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट ऐसे आता कि यहाँ पे 17 की जगह 37,000 होता, तब आपका जो डिफरेंस अमाउंट था वो यहाँ पर आप नोट करते इस कॉलम के अंदर, प्लस कॉलम के अंदर, और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ना होकर फेवरेबल बैलेंस यहाँ पर बन जाता। तो ये हमारा थर्ड केस था कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है पासबुक से, तो उसके रिजल्ट को हमने जस्टिफाई किया कि नॉर्मली आंसर कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में आएगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस भी आ सकता था। इस तरीके से आपको ये थर्ड मेथड करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका जो लास्ट मेथड है, जब हम पासबुक के दूसरे बैलेंस के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमारी आज से पहले की वीडियो में हमने कैश बुक के दोनों बैलेंसेस कवर किए हैं, और आज पासबुक का एक और मेथड, एक और बैलेंस हमने ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट मेथड लेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप सभी आज के इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिसने आज ये वीडियो पहली बार देखी है वो आज से पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वीडियो जितनी भी हमारे चैनल बंसल टैक्स एंड कॉमर्स क्लासेस पे डली हुई हैं, आप एक बार उनको देखें, आपको ये वीडियो क्लियर होगा। और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले आपकी हर एक डाउट, हर एक क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। सो बी इन टच, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।